नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में हम जो सेकंड टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं। उसमें आर्टिकल 19, 20 और 21 पढ़ चुके हैं। आज हम आर्टिकल 21A और आर्टिकल 22 देखेंगे। आइए हम देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 21A में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 21A में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इसमें दिया हुआ है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। जो एजुकेशन से रिलेटेड एक केस भी है, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 में एक केस आया था, ठीक है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट, ऐसी लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, वो किसके अंदर है? आर्टिकल 21 के अंदर है, ठीक है। उसके बाद फिर सोच विचार किया गया और सोच विचार करने के बाद फिर एक फैसला लिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जो राइट टू एजुकेशन है, इसको एक अलग फंडामेंटल राइट्स बना दिया जाए, अलग से एक मौलिक अधिकार बना दिया जाए। यानी 86वां 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और ये 2002 में और क्या कर दिया गया इसमें कर दिया गया जो राइट टू एजुकेशन है, यानी एड आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया, जो क्या है? राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और शिक्षा के अधिकार में क्या, इसमें क्या बोला गया? इसमें फिर बोला गया जो स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन for the age of age between 6 and 14 years, यानी राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को जो फ्री है यानी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, शिक्षा देगा, ठीक है। ये बोला गया कि इसमें आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन में ये बात बोलेगी, ठीक है। यानी शिक्षा का अधिकार है जो एक अलग मौलिक अधिकार बना दिया गया, एक सेपरेट फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। उसके बाद फिर 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आती है गवर्नमेंट। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। क्या हुआ? लागू हुआ। इसमें जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में ही सबसे पहले ये लिखा गया था जो गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते। दूसरी बात इसमें ये बोली गई थी जो जनगणना, चुनाव, राहत कार्य और शिक्षा के अलावा टीचर से कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा। और इसमें यही बोला गया, इसमें यह भी बोला गया था जो बच्चे हैं उनको निकटतम स्कूल में शिक्षा प्रदान करवाई जाए। ये नहीं 50 किलोमीटर दूर स्कूल है, कोई स्कूल ही नहीं है। आप देख सकते हो आज हर गांव में क्या है? प्राइमरी स्कूल है। तो यानी वहां पे क्या है? किसी बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ये था आर्टिकल 21A। इसमें इतना ही लिखा हुआ है, ये केस याद रखना। और उसके बाद ये याद रखना कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो आम व्यक्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें अधिकार दिए हुए हैं, किसी भी व्यक्ति के क्या अधिकार हैं?
गिरफ्तारी से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, निरोध किया जाता है, तो उससे रिलेटेड क्या अधिकार है व्यक्ति के, वो देखते हैं। तो आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अब सबसे पहले ये देखते हैं, ये आर्टिकल 22 में लिखा हुआ, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है या डिटेन किया जाता है तो उसको क्या अधिकार है। सबसे पहले डिटेंशन देखते हैं, गिरफ्तारी देखते हैं कितने प्रकार की होती है, डिटेंशन या गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है एक प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी दंडित निरोध। दंडित निरोध किसको बोलेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति को अपराध के बाद गिरफ्तार किया जाता है, यानी आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम, कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी अपराध के बाद गिरफ्तारी, अपराध के बाद गिरफ्तारी, ठीक है। और जो प्यूनिटिव डिटेंशन में जो प्रोटेक्शन दी हुई है, यानी इसका जो संरक्षण दिया हुआ है, इस मामले में आपको संरक्षण कहां पे है, ठीक है, तो ये कहां है, आर्टिकल 22(1) क्लोज 1 और 22 क्लोज 2 में दिया हुआ है। और जो इसका अपवाद है, एक्सेप्शन दिया हुआ है, अपवाद दिया हुआ है, अपवाद कहां पे दिया हुआ है, अपवाद दिया हुआ है आर्टिकल 22 क्लोज 3, यानी आर्टिकल 22 क्लोज 1, 22 क्लोज 3, 22 क्लोज 3, 2 और 3 किससे रिलेटेड है, दंडित निरोध यानी प्यूनिटिव डिटेंशन से रिलेटेड ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद अगली देखते हैं, जो सेकंड टाइप है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी निवारक निरोध। निवारक का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, निवारक निरोध। प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो प्रिवेंटिव है वो प्रिवेंशन शब्द से बना, और प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, यानी किसी भी व्यक्ति को अपराध से रोकना, यानी क्या है, अरेस्ट बिफोर द कमीशन ऑफ क्राइम, बिफोर द कमीशन ऑफ क्राइम, यानी ऑफेंस लिख लो यहाँ पे, ऑफेंस यानी अपराध से पहले गिरफ्तार करना, अपराध से पहले गिरफ्तार, ठीक है, किसी व्यक्ति को कर लेना। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 22(3) तो वहां हो गया क्लोज 4 से लेके आर्टिकल 22 क्लोज 7 तक क्या है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड प्रोविजन है वो लिखे हुए, ठीक है। तो ये थी जो प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो क्या है, जो जिनमें प्यूनिटिव डिटेंशन दंडित जो निरोध है और निवारक निरोध है, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं जो प्यूनिटिव डिटेंशन से रिलेटेड कौन से आर्टिकल है। पहले देखेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन से रिलेटेड यानी निवारक निरोध से रिलेटेड क्या है, निवारक निरोध से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 22 क्लोज 1। आर्टिकल 22 क्लोज 1 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 22 क्लोज 1 में लिखा हुआ है राइट टू इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको कारण बताने का अधिकार है, यानी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ है इसमें राइट टू कंसल्ट द कंसल्ट विद लीगल प्रैक्टिशनर। लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब यहाँ पे है लॉयर या जो वकील जिसको बोलते हैं, अधिवक्ता जिसको बोलते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, यानी
अपनी पसंद के वकील से सलाह का अधिकार है। अपनी पसंद के वकील या अधिवक्ता से परामर्श का क्या है, उसको अधिकार है, कि इसको जो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 क्लॉज 1 में क्या है, एक तो जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, और दूसरा क्या है, जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है उस व्यक्ति को जो अपने पसंद की वकील से सलाह करने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है सबसे पहले तो राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर ऑफ रेस्ट, विदिन 24 आवर्स ऑफ रेस्ट, एक्सक्लूडिंग ट्रेवलिंग टाइम, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रेवल, यात्रा के समय के छोड़ को, यानी क्या है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश प्रस्तुत करना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश या प्रस्तुत करना, सामने प्रस्तुत करना, और 24 घंटे में यात्रा का समय छोड़ के, यात्रा का छोड़कर। ठीक है, यानी ये नहीं कोई व्यक्ति, दिल्ली का व्यक्ति असम में गिरफ्तार होता है, 10 घंटे उसको आने में लग गए, तो 24 घंटे में वो 10 घंटे भी आएंगे, उस 10 घंटों के छोड़ के फिर क्या है 24 घंटे काउंट किए जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड more than 24 hours without the permission of magistrate, permission of magistrate, यानी मजिस्ट्रेट की सहमति के बिना, मजिस्ट्रेट की सहमति के बिना किसी व्यक्ति को, सहमति नहीं, अनुमति के बिना, अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता, गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अब आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में क्या दिया, सबसे पहले तो दिया जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर आप जज या मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए। दूसरा ये बोला अगर उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार रखना है तो आपको तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट यानी जज से परमिशन लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। ठीक है, जज से क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। उसके बाद मैंने बताया था आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में क्या है, एक्सेप्शन दिए हुए हैं इनके, यानी अपवाद दिए हुए हैं। क्या अपवाद है भाई, अपवाद ये है अगर कोई भी जो एलियन एनिमी है, एलियन एनिमी यानी शत्रु देश का कोई व्यक्ति है, ठीक है, शत्रु देश का कोई व्यक्ति है तो उसको क्या है, ये जो ऊपर वाले अधिकार है ये नहीं मिलेंगे, यानी उनको ये आर्टिकल 22 क्लोज 1 और 22 क्लोज 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, और शत्रु देश कौन सा होगा, शत्रु देश वो होगा जिस देश के साथ अगर भारत क्या है युद्ध में मतलब जिस देश के साथ भारत युद्ध लड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, शत्रु देश कहलाएगा। और उस समय पे कोई व्यक्ति भारत में गिरफ्तार होता तो ये अधिकार, ऊपर वाले अधिकार नहीं मिलेंगे। और दूसरा क्या है, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार होता है, अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको भी क्या है, ये अधिकार नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये क्या था, ये था प्यूनिटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है। उम्मीद करता हूं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड क्या है, यानी निवारक निरोध से रिलेटेड क्या है, निवारक निरोध से रिलेटेड देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे एक बार थोड़ा सा इलेबोरेट वे से कि जो निवारक निरोध क्या है, उसके ग्राउंड क्या है,
यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है और उसके ग्राउंड क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध क्या है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन है, सबसे पहले तो हमने देख लिया, मतलब ये तो आपको पता ही लग गया, वहां से जो अपराध करने से पहले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो क्या है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है। जो निवारक निरोध है ये क्या है, ये सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट है, सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी क्या है, ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। मैंने जब शेड्यूल्स का टॉपिक पढ़ा था, 7th शेड्यूल में बताया था तीन टाइप की क्या होती है जो लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। और जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसके ऊपर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन जो केंद्र का जो कानून है, सेंटर का जो लॉ होगा वो क्या होगा, डोमिनेट करेगा स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ये पूछा जा सकता है समवर्ती सूची का विषय कौन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है। और दूसरा क्या है, जो ग्राउंड क्या होगी, प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंड क्या होगी, किस आधार पे बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन है। सबसे पहले है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट यानी राज्य की सुरक्षा का अगर मामला होगा, ये लगता है कि किसी भी व्यक्ति को कि ये व्यक्ति राज्य की सुरक्षा में दखलंदाजी कर सकता है, उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। दूसरा है, अगर ये लगता है ये पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर सकता है, लोक व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर सकता है, तो उस व्यक्ति को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है यहां पे फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट यानी विदेशी राज्य के साथ, विदेशों के साथ, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को खराब करने की अगर आशंका है किसी भी व्यक्ति को लेके, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, किसके तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध के तहत। और दूसरा क्या है, दूसरा है जो मेंटेनेंस ऑफ इसेंशियल सर्विसेज यानी जो ये लगता है ये अनिवार्य सेवाएं हैं, जो जैसे अनिवार्य सेवाओं के रखरखाव के लिए अगर ये लगता है ये जो सर्विस है, ये सेवा है, बहुत जरूरी है और कोई व्यक्ति इसमें दखलंदाजी कर सकता है, इसमें अवरोध पैदा कर सकता है, तो उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे, ग्राउंड्स थे, ये आधार थे जिसके आधार पे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके आर्टिकल पढ़ते हैं हम, कौन से आर्टिकल प्रिवेंटिव डिटेंशन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल पढ़ते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 4, अनुच्छेद 22 क्लॉज 4 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में दिया हुआ है, डिटेंशन शैल नॉट बी मोर देन 3 मंथ, मोर देन 3 मंथ यानी निरोध 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा, निरोध 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल जो 22 क्लॉज 4 में बोल दिया, लेकिन अगर जरूरत पड़ सकती है, अगर उसको 3 महीने से ज्यादा रखना हो तो फिर क्या होगा, इफ एक्सीडेड 3 मंथ यानी अगर 3 महीने से ज्यादा रखना हो, 3 महीने से ज्यादा रखना हो तो क्या होगा, फिर एक एडवाइजरी बोर्ड होगा, एडवाइजरी बोर्ड यानी सलाहकार बोर्ड होगा, और सलाहकार बोर्ड के सामने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, रिपोर्ट बतानी होगी, जिसमें सफिशिएंट कॉज बताने होंगे यानी महत्व, जो जरूरी कारण बताने होंगे,
ठीक है, क्या बताने होंगे, जरूरी कारण बताने होंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा डिटेन करना है, निरोध करना है, तो एडवाइजरी बोर्ड के सामने जरूरी कारण बताने होंगे कि इन इन कारणों से हम इस व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा डिटेन करना चाहते हैं। ठीक है, जो एडवाइजरी बोर्ड है इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं या तो जज ऑफ हाई कोर्ट, HC लिख रहा हूं, या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, या कोई पर्सन है क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, या तो क्या होगा, कोई हाई कोर्ट का जज होगा, या कोई रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का, या फिर कोई व्यक्ति जो योग्य है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, वो क्या होगा, इस एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन होगा। इस मामले क्या करेगा, वो छानबीन करेगा। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 22 क्लोज 4, जिसमें दिया हुआ किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा निरोध नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करना है, 3 महीने से ज्यादा निरोध करना है, तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेनी होगी, उसके सामने सफिशिएंट कारण बताने होंगे आपको, जो जरूरी कारण बताने होंगे कि इन इन कारणों से इस व्यक्ति को हम 3 महीने से ज्यादा क्या करना चाहते हैं, डिटेन करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है आर्टिकल 22 क्लोज 5, आर्टिकल 22 क्लोज 5, आर्टिकल 22 क्लोज 5, आर्टिकल 22 क्लोज 5। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, जो सबसे पहली बात दी हुई है इसमें दी हुई है टू राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू इन्फॉर्म द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। ठीक है, यानी निरोध का कारण बताना होगा, निरोध का कारण बताना होगा। ठीक है, यानी किस आधार पे आपको डिटेन किया जाता है, ये आपको जो डिटेन किया गया व्यक्ति है उसको बताना होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा यहां पे ये है राइट टू अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट डिटेंशन। यानी क्या है, जो निरोध के खिलाफ, निरोध के खिलाफ अपना पक्ष रखने का अधिकार। ठीक है, जो व्यक्ति डिटेन किया जाता है उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना पक्ष रखे, अपनी जो सफाई दे कि मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हूं, इस मामले में संलिप्त नहीं हूं, यानी उसको अपना पक्ष रखने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अगेंस्ट द डिटेंशन यानी निरोध के खिलाफ अधिकार है। ठीक है, ये किसमें कहा, ये कहा आर्टिकल 5 क्लोज, आर्टिकल 22 क्लोज 5 में। उसके बाद आर्टिकल 22 क्लोज 6, आर्टिकल 22 क्लोज 6, आर्टिकल 22 क्लोज 6 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 22 क्लोज 6 में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है राइट टू, ऐसे लिख सकते हो, द ग्राउंड्स शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, यानी लोकहित में, लोकहित में जो कारण बताना, निरोध का कारण बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता, कोई सेलिब्रिटी हो सकता, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता, कोई भी हो सकता जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, और ये लगता है, ये आशंका है कि इस व्यक्ति को अगर ये बता दिया जाता कि इस आधार पर डिटेन किया जाता है तो दंगे हो सकते हैं, कोई और नुकसान हो सकता है, तो उस आधार पे फिर क्या है, आर्टिकल 22 क्लोज 6 के आधार पे जो के अंडर क्या है, जो निरोध का कारण है वो नहीं बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आर्टिकल 22 क्लोज 7, अनुच्छेद 22 क्लोज 7, आर्टिकल 22 क्लोज 7, इसमें दिया हुआ है पावर्स विद रिगार्ड्स टू, पावर्स विद रिगार्ड्स टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध के संबंध में शक्ति,
निवारक निरोध के संबंध में शक्तियां क्या हैं, पावर्स हैं। सबसे पहली पावर्स तो क्या है, सबसे पहली पावर्स तो ये है, इसमें ये दिया हुआ है कि किस सिचुएशन में किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा जो डिटेन किया जा सकता है, यानी सर्कमस्टांसिस अंडर विच ए पर्सन शैल बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 मंथ, मोर देन 3 मंथ, यानी किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा निरोध किया जाएगा, निरोध किया जाएगा। ठीक है, यानी पहली तो शक्ति ये दी भाई, किस परिस्थिति में, अंडर विच सर्कमस्टांसिस द पर्सन शैल बी डिटेन्ड मोर देन 3 मंथ, यानी 3 महीने से ज्यादा किसी व्यक्ति को निरोध किया जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखा मैक्सिमम डिटेंशन अंडर एनी लॉ, या मैक्सिमम की जगह लिख सकते हो हाउ मच डिटेंशन, कितना, किसी मामले में कितना निरोध होगा, किसी मामले में कितना निरोध हो सकता है। ठीक है, दूसरी पावर ये है। तीसरी है प्रोसीजर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, प्रोसीजर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, यानी सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया क्या रहेगी। अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा गिरफ्तार है, जो डिटेन करना है, निरोध करना है, तो सलाहकार जो बोर्ड है उससे परमिशन लेनी होगी, यानी उसकी प्रक्रिया क्या फिर रहेगी। ठीक है, ये था आर्टिकल 22 क्लोज 7, यानी पावर्स विद रिगार्ड्स टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध के संबंध में क्या कानून है। पहला तो क्या है, किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा, यानी 3 महीने से ज्यादा निरोध कर सकते हैं। दूसरा क्या है, किस मामले में किस व्यक्ति को कितना निरोध किया जा सकता है। और तीसरा क्या है, जो सलाहकार बोर्ड है उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग, देखिए एक बार मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूं, जिस तरह से एक इतिहास की एक घटना से रिलेटेड किया जाता है, इतिहास के एक कानून से रिलेटेड किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। जब रोलेट एक्ट 1999 में 1919 में रोलेट एक्ट आया था, जब जो ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रही थी, उसमें भी यही था कि किसी भी व्यक्ति को बिना दलील बिना अपील के गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ पे भी क्या है, व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, शक के आधार पर उसको गिरफ्तार किया। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की आलोचना होती है, किस आधार पर आलोचना होती है कि जो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट ऑफ द नेशन है, यानी जो हमारे देश का जो लोकतांत्रिक जो स्तंभ है, उसके ऊपर ये क्या है, उसके ऊपर ये एक कलंक लगाने का काम करता है। समय समय पे विवाद भी होते रहे हैं इसके ऊपर, और फिर क्या है, इसके ऊपर जो संशोधन की इसके ऊपर जो मांग हमेशा उठती रही है। यानी ये क्या है, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक परिभाषा है, द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन है, उसको ये कलंकित करने का काम करता है। और कहीं ना कहीं ऐसा किया भी जाता है। बहुत सारे मामले ऐसे जो आए हैं, पास्ट में आए हैं, और जिसके अंदर क्या है, इस जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का बहुत गलत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, एक्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें सबसे पहले आया था जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया, और ये 1969 में रिपील यानी निरस्त हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 1969 में रिपील यानी निरस्त इसको कर दिया गया। दूसरा आया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, ये कब आया, ये आया 1971 में आया ये, और 1978 में इसको क्या कर दिया, रिपील कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया, इसको रिपील कर दिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा आया था एक
COFEPOSA, ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट, ये आया था 1974 में और ये आज भी लागू है, ठीक है। 74 में आया था और आज भी क्या है, लागू है। यानी जो विदेशी मुद्रा है उसका संरक्षण और जो स्मगलिंग एक्टिविटी है उनको रोकने के लिए क्या था, COFEPOSA एक्ट, यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974 में आया था, आज भी ये लागू है, ठीक है। इसके बाद एक आता है टाडा, चौथा आता है टाडा, यानी टेररिस्ट एक्टिविटी डिसरप्टिव एक्ट 1985, यानी जो टेररिस्ट आतंकवाद के आधार पे जो विध्वंसकारी जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए आया था 1985 में ये आया। और कब रिपील हो गया, ये 1995 में इसको रिपील कर दिया गया, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया, इसको रिपील कर दिया गया टाडा, ठीक है। उसके बाद एक पांचवा आया था, पांचवा था ये पोटा, पांचवा क्या था, सॉरी, एक NSA आया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आया था और ये आज भी लागू है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हम हिंदी में रासुका बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है, ये 1980 में आया था, आज भी लागू है। संजय दत्त के ऊपर भी रासुका लगा था और एक बिहार के पत्रकार हैं मनीष कश्यप, उनके ऊपर भी रासुका लगा दिया गया था, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा दिया गया था। अब तो हटा दिया उनका एक्ट, लेकिन स्टार्टिंग में गिरफ्तार किया गया था उनको NSA के तहत, यानी रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये कब आया था, 1980 में आया था और ये कब, आज भी लागू है, ठीक है। उसके बाद छठा आता है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, और ये 2002 में आया था और 2004 में ये रिपील कर दिया गया, 2004 में इसको रिपील यानी निरस्त कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद एक आता है सातवां UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी जो अनलॉफुल एक्टिविटी है यानी गैर कानूनी जो गतिविधियों को रोकने के लिए जो अधिनियम आया वो आया 1967 में, 1967 में आया था और इसमें संशोधन हुए, बार समय समय पे संशोधन हुए, क्या हुए, संशोधन हुए। और संशोधन कब कब हुए, इसमें सबसे पहला संशोधन हुआ 2004 में, फिर 2008 में, फिर 2012 में, फिर 2019 में ये संशोधन हुए, ठीक है। तो ये जो एक्ट आप याद कर सकते हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में कब लागू हुआ और कब निरस्त किया गया। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में आया, 1973 में रिपील कर दिया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974 में आया, आज भी लागू है। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट 1985 में आया, 1995 में रिपील कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA रासुका 1980 में आया, आज भी लागू है। एग्जांपल मैंने बताया, मनीष कश्यप के ऊपर लगाया गया था ये। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2002 में आया, 2004 में इसको रिपील कर दिएगा। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए जो अधिनियम आया 1967 में, इसमें संशोधन हुआ 2004 में, 2008 में, 2012 में और 2019 में। साथियों, उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई। और जो सेकंड टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो यहाँ पे समाप्त होता है क्योंकि आर्टिकल 19 to 22 इसमें है और जो सेकंड टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूँ सभी चीजें आप ऐसे ही नोट कर रहे होंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी ऐसे नोट की हुई चीज। बुक्स पढ़ोगे आप, M लक्ष्मीकांत, DD बसु जैसी बुक्स पढ़ोगे, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने आसान भाषा में आपके सामने उन बुक्स का जो निचोड़ है आपको सामने रख दिया है। और जो पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट में बताइए जो हमारी क्लासेज हैं पॉलिटी क्लास कैसी चली हुई है, और जो आज की क्लास है आर्टिकल 21A और 22 की जो क्लास आपको कैसी लगी। और इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।